तो आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, इंग्लिश में जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इस चैप्टर का आज हम शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमको यह जानना होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, किन किन टॉपिकों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो इस चैप्टर में हमें जो होता है जनन स्वास्थ्य, पहला टॉपिक है जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट, मतलब जनन स्वास्थ्य के बारे में कि जस्ट बाद जनसंख्या विस्फोट मतलब हमारे देश में, देश तथा पूरे संसार तथा देश के रेशियो को हम देखेंगे। साथ साथ हमारा देश में कैसे जनसंख्या विस्फोट, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमको देखना है जनसंख्या विस्फोट को हम रोकेंगे कैसे, कैसे हम जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं, किस तरीके द्वारा। तो उसको हम कह सकते गर्भ निरोध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम चिकित्सा रूप से कैसे मतलब जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब चिकित्सा गर्भता समापन होता है, इसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। साथ साथ लैंगिक लक्षणों के, लैंगिक जनन करते समय मतलब कैसे जो होता है कौन कौन से रोग फैलते हैं, मतलब लैंगिक संबंध बनाने पर कौन कौन से रोग जो होते हैं वो होते हैं, कौन कौन से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन विस्तार से पढ़ेंगे, जो होता है यौन संचारित रोग। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। जिससे जनन स्वास्थ्य जो होता है WHO के अनुसार, WHO आपको पता होना चाहिए, WHO फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य में स्वस्थ वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, साथ साथ सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, वही व्यक्ति को आप स्वस्थ मान सकते हैं। ठीक दोस्तों, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप सामाजिक रूप से समाज के प्रति स्वस्थ नहीं हैं, साथ साथ आप क्या कहते हैं व्यवहार रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। एक गुण यही गुण जो होता है शारीरिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक जो जिसका व्यवहार अच्छा हो, मानसिक अच्छा हो, मानसिक रूप से अच्छा, वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। जिसमें तीनों गुण होने चाहिए किसी व्यक्ति में, तभी वह स्वस्थ माना जाएगा, नहीं तो वह स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ठीक दोस्तों, हम देख लेते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं दोस्तों, हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जो होता है क्या होता है, नोट्स है दोस्तों, एक नोट्स है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कितने को? 7 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में आएंगे हम। इसके बाद क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर, क्या कहते हैं AKTU में, मतलब जो अब नाम बदल कर UP सेट हो गया है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो गया है। B फार्मा, BSc नर्सिंग, इसकी मतलब और आप किसकी भी एंट्रेंस एग्जाम UG के लिए करें, उसकी कंप्लीट हम प्रिपरेशन कराएंगे विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ इसके जस्ट बाद हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के BSc नर्सिंग, BSc क्या कहते हैं रेडियोलॉजी, BSc या हॉनर्स BSc एग्रीकल्चर आदि के बारे में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक दोस्तों, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मेंशन करेंगे, साथ साथ नीट लेवल आदि सभी क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे। ठीक दोस्तों, तो पहला क्या, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, आप इसका नोट्स उतार लीजिएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि मतलब क्या कहते हैं जनन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी सरकार जो होता है पूरे संसार में सबसे पहले एक योजना लाई। उस योजना का नाम है कि क्या कहते हैं परिवार नियोजन। क्या लाई दोस्तों? फैमिली प्लानिंग लाई, परिवार नियोजन लाई। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, 1951 भारत सरकार में
इसके अंतर्गत क्या होता है, लोगों को यौन संचार शिक्षा के रूप में जागरूक किया जाता है। लोगों को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन मतलब कम जनसंख्या को कंट्रोल करने के उपाय बताए जाते हैं। साथ ही साथ लिंग भेदों को दूर किया जाता है। ऐसे अध्ययन हमको कराए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या होता है 1991 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए एक योजना प्रारंभ की, जिसमें लोगों को यौन के बारे में जानकारी देना जाता था, यौन शिक्षा पर बल दिया जाता था। साथ साथ गर्भवती महिला की देखरेख कैसे किया जाए इसके बारे में आदि जानकारियाँ दी जाती थी। आप अपने बुक में पढ़िएगा, उसमें विस्तार से दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो इसमें नोट क्या होता है, नोट से आके सर फैमिली प्लानिंग का नाम जो होता है 2017 में जो होता है, अभी करंट 3 साल 4 साल पहले जो होता है 2017 में इसका नाम बदल कर RCH हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ प्रोग्राम। इसका नाम प्लानिंग का नाम बदल कर अब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड क्या कहते हैं हेल्थ प्रोग्राम रख दिया गया है। ठीक दोस्तों, फैमिली प्लानिंग का नाम बदल कर RCH रख दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हमने जन स्वास्थ्य को पूरी तरह पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, हाँ, इस पार्ट का जनसंख्या विस्फोट। तो अब जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है दोस्तों, किसी स्थान में आकस्मिक वृद्धि हो जाए, किसी स्थान तथा में आकस्मिक वृद्धि तथा तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो, तीव्र गति जनसंख्या वृद्धि हो, तो उस जनसंख्या वृद्धि को आप जनसंख्या विस्फोट कर सकते हैं। कहीं कहीं मतलब किसी में ये लिखा रहता है कि सही भी है, लेकिन हम उसको सही नहीं मानते हैं कि जन्म दर में वृद्धि मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या विस्फोट। ऐसा नहीं है सर, मृत्यु दर अधिक हो रहे, जनसंख्या भी उतनी हो रही है, इसके कारण कोई जनसंख्या वो नहीं होता। बस इतना आप उसको परिभाषा, हमको वो तो एकदम हमको पसंद नहीं वाला परिभाषा, तो आप लिख लीजिए किसी स्थान में आकस्मिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो जनसंख्या बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट को हम कंपेयर कहते हैं पूरे संसार में, साथ साथ पूरे भारत में, भारत का रेशियो देखते हैं कि कैसा बढ़ता है। ठीक दोस्तों, तो संसार में जो होता है, पूरे संसार में जो होता है, हम देखते हैं कैसे कैसे जनसंख्या कब से स्पीड हुआ बढ़ना, कैसे कैसे इंक्रीज हुआ। तो सन 1900 में जो होता है पूरे संसार का जनसंख्या था 2 बिलियन। ठीक दोस्तों, 2 बिलियन था। और साथ ही साथ और उसके बाद सन 2000 में 6 बिलियन हो गई। सन 2000 में बढ़कर 6 बिलियन हो गई। और सन 2011 में जब जनसंख्या गणना हुई तो 7.2 बिलियन बढ़ गई। ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या तो 1900 में 2 बिलियन थी, सन 2000 में 6 बिलियन हो गई, सन 2011 में क्या कहते हैं 7.2 बिलियन हो गई। ठीक दोस्तों, तो जनसंख्या पूरे विश्व की बढ़ती जा रही है। तो अब पूरे विश्व में अब भारत की देख लेते हैं, भारत कितनी स्पीड से जनसंख्या इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक दोस्तों, तो भारत की जनसंख्या हम देखते हैं तो भारत में हम 1947 से देखते हैं, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब हम देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो 1947 में भारत की जनसंख्या थी 350 मिलियन थी, मतलब 350 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, मिलियन 10 लाख होता है, जानते हो 10⁻6 और 10 होती है वो। ठीक दोस्तों, 7 होती है बिलियन। तो 350 मिलियन थी 1947 में भारत की जनसंख्या। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद सन 2000 में भारत की जनसंख्या जो हो गई 1 बिलियन हो गई। सन 2000 में बढ़कर 350 से 1 बिलियन हो गई सन 2000 में। उसके बाद सन 2011 में जब जनगणना हुई तो भारत की जनसंख्या जो होती है, भारत की जनसंख्या 2.7 बिलियन पहुंच गई। भारत की जनसंख्या देखिए भारत कैसे इंक्रीज कर रहा है। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.2 है, उसमें से भारत की जनसंख्या 7.7 बिलियन है। मतलब आप कह सकते हैं प्रत्येक 6 व्यक्ति में 6 बिलियन पूरी जनसंख्या है। 2000 यहाँ से अनुपात लगा सकते हैं कि पूरी विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन है, उसमें से 1 बिलियन सिर्फ भारत की है। तो प्रत्येक विश्व का 6वां व्यक्ति एक
विश्व का 6वां व्यक्ति जो होता है एक भारतीय होता है। मतलब विश्व का 6 व्यक्ति अगर अनुपात के विश्व में 6 व्यक्ति अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से एक भारतीय होता है। तो भारतीय की जनसंख्या बहुत है, क्योंकि प्रत्येक विश्व का 6 व्यक्ति एक भारतीय होता है। तो भारतीयों की जनसंख्या जो होती है प्रतिदिन बढ़ती हुई स्टेज में जा रही। ठीक दोस्तों, तो इसलिए विस्फोट, इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना आवश्यक है। इसके लिए इसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल, हम जनसंख्या को कैसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने आप से पूरी युक्तियाँ हम आपको बताया जाएगा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जनसंख्या को। ठीक दोस्तों, तो आप इस रेशियो को आप याद रखिएगा, NCERT बेस रेशियो है जो कंपटीशन में आपको यही आएगा। ठीक दोस्तों, 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो होता है भारतीय होता है। आप यहाँ नोट से देखिए, पूरे विश्व की लगभग 2% व्यक्ति भारत में रहते हैं। यदि पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व में से 2% व्यक्ति भारत में अकेले रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो माना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि माना 1000 पूरे विश्व की जनसंख्या है तो उसमें से 20 भारतीय हैं। 1000 में खाली 20 भारतीय हैं, बाकी अदर देश, आप पूरे देश की बात ही छोड़ दीजिए कि विश्व में कितने देश हैं उसकी बात ही छोड़ दीजिए। तो 1000 में 20 भारतीय हैं, बाकी जो होते हैं 980 पूरे विश्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो विश्व मतलब आप कह सकते हैं भारत की जनसंख्या अधिक है, इसको कम करना आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक रूप से हमारे देश की हानि हो रही है, इसको कंट्रोल करना। इसलिए इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने भारत की जनसंख्या किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। गर्भनिरोध की युक्तियाँ, गर्भनिरोध भौतिक प्राकृतिक विधियाँ हैं, मैकेनिज्म यांत्रिक विधियाँ हैं, केमिकल रासायनिक विधियाँ हैं, साथ साथ सर्जरी मतलब सर्जिकल युक्तियाँ हैं। इसके बारे में इसके बाद टॉपिक बात करेंगे। तो एक दूसरा क्या, विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति भारतीय होता है। आप इसको बारे अभी हमने बताया आपको। ठीक दोस्तों, उसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप इसका एक फ्रेश स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है गर्भ निरोधक, इस पार्ट का तीसरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दोस्तों गर्भ निरोध। जनसंख्या हमने विस्फोट देखा किस तरह जनसंख्या भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब उसको रोकने के कुछ उपाय हम देख लेते हैं जो कि हमारे बुक में दिया गया है। वह है कि गर्भ निरोध। गर्भ निरोध को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है अस्थाई, एक है अस्थाई तथा अस्थाई, परमानेंट। ठीक दोस्तों, एक टेम्पोररी में हम बांट सकते हैं। टेम्पोररी माने अस्थाई, परमानेंट माने अस्थाई। मतलब ऐसे क्या कर सकते हैं जो कि वह जनसंख्या जो होता है वो रुक जाए, ऐसा क्या कर, और ऐसा हम क्या करें कि जनसंख्या कुछ समय के लिए हम उस व्यक्ति से मतलब संतान न उत्पन्न कर सके वह व्यक्ति। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो अस्थाई परमानेंट में हम अध्ययन करेंगे जो होता है परमानेंट, और दूसरा है ए जो होता है टेम्पोररी होता है, अस्थाई होता है, ए होता है परमानेंट जिसे अस्थाई कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो टेम्पोररी में अस्थाई में हम देख लेते हैं। अस्थाई को हम प्राकृतिक, अवरोधक, रासायनिक विधि, इतने 3 भागों हमने बांटा है। ठीक दोस्तों, अस्थाई में हम प्राकृतिक बाद में बांटा है, प्राकृतिक विधियों में, अवरोधक विधियों में तथा रासायनिक विधियों में हमने अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने 3 भागों में इसको बांटा है, जो कि NCERT में भी दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो प्राकृतिक विधियाँ मतलब गर्भ निरोध, मतलब गर्भ ना हो स्त्रियों में, उसके लिए प्राकृतिक विधियाँ हम नेचुरल क्या कर सकते हैं, बिना किसी उपयोग के, बिना किसी यंत्र के। तो हम यह कर सकते हैं दोस्तों कि जो होता है प्राकृतिक, जब हम क्या कहते हैं मैथुन की क्रिया हो रही होती है, मैथुन क्रिया कर रहे होते हैं, तो उस समय जब हमारा मतलब वीर निकलने वाला होता है तो वीर अस्खलन मतलब वीर निकलने पूर्व, मतलब अस्खलन पूर्व शिशन को योनि से बाहर निकाल लें। शिशन को आप निकाल लें, योनि से बाहर निकाल लें, और वीर अस्खलन माता के शरीर के बाहर कहीं बार कर दें, ताकि जब वीर अंदर नहीं जाएगा तो अब निषेचन नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो सगर्भता होने की संभावना खत्म हो जाएगी, गर्भता होने की। तो ठीक है दोस्तों, तो एक प्राकृतिक विधियाँ ये भी है जिससे हम मतलब
जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यह एकदम श्योर 100% कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो होता है कुछ सीक्रेट होती हैं, स्लेस में सीक्रेट होती हैं सेशन के द्वारा, जो कि वीर के आने से पहले यदि उसमें जो होता है स्पर्म चपका रहेगा, पहले अगले दांव का स्पर्म जो होता है वो पहले आपके क्या कहते हैं मूत्र मार्ग में आकर स्थिर रहेगा। जैसे आप मैथुन क्रिया प्रारंभ करेंगे उसी समय जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं क्या कहते हैं बल्बो यूरेथ्रा द्वारा क्षारीय पदार्थ स्रावित होते हैं, जो कि उसके मार्ग को आपको मैथुन क्रिया को सुगमता करता है, उसके द्वारा वह अंदर जाएगा और निषेचन कर जाएगा। इसलिए यह क्रिया जो होती है 100% आप श्योर नहीं कर सकते, लेकिन श्योर तो है ही कुल मिला के। ठीक दोस्तों, यह कार्य कर सकते हैं तो आप सगर्भता से क्या कहते हैं मुक्त पा सकते हैं, साथ साथ जनसंख्या आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक विधि में आर्तव चक्र। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, आपके अपने वाइफ का मेंस्ट्रुअल साइकिल की उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ध्यान होना चाहिए। उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान में रखते हुए आपको मैथुन क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सके तथा देश को आगे बढ़ा सके। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप कैसे आप काउंट करके कैसे ध्यान रखकर आप मैथुन क्रिया करेंगे, हम आपको सिखाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप पहले अपने वाइफ की ब्लीडिंग को आप उसको काउंट करिए कि उसकी ब्लीडिंग किस तारीख को, मान लीजिए आज उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो 1 से 5 दिन तक आपकी वाइफ की ब्लीडिंग होगी। तो 1 से 5 दिन तक आपको ब्लीडिंग की क्रिया होंगी। ठीक दोस्तों, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग क्रिया होगी। 6ठे दिन से आप 11वें दिन तक, 6 से 11वें दिन मतलब आप 6 से 11 दिन तक आप सेफ टाइम है। आप यहाँ पर मैथुन क्रिया करेंगे तो आपको सगर्भता नहीं होगा, क्योंकि इतने समय जो होता है सेफ टाइम होता है 6 से 11 दिन। ठीक है, आप जैसे ब्लीडिंग बंद होता है आप उससे 11 दिन तक, उस तारीख से 6 दिन तक मतलब उसके 11वें दिन तक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मैथुन क्रिया करें, आपको सगर्भता होने की संभावना नहीं है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आप 13 से 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो मान लीजिए हमारे शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं कि जिस टाइम हम सेट करेंगे वैसे एक दिन पहले हो सकती है, एक दिन बाद भी हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो आप मान लीजिए 13 तारीख से 16 तारीख तक मतलब आप 3 दिन आप मतलब इस समय जो होता है मैथुन क्रिया न करें। ठीक है, मतलब आपके जिस दिन से ब्लीडिंग हुआ था उसके 13 तारीख से 16 तारीख मतलब 3 दिन, महीने में आप 3 दिन मैथुन क्रिया न करें। उसके बाद 16 के बाद 17 से आप फिर 28 तारीख तक सेफ टाइम इसमें सुरक्षित आप मैथुन क्रिया कर सकते हैं। आप 3 दिन इस समय मैथुन क्रिया न करें, और जो होता है क्योंकि ओव्यूलेशन हो रहा है तो इसी समय अगर आप मैथुन क्रिया कर लेंगे निषेचन होकर जाएगा, जायगोट से एक नए संतान उत्पत्ति होगी। अगर आज इन 3 दिन को आप छोड़ देते हैं और इधर आप 6 दिन मैथुन क्रिया करते हैं, आप 6 दिन इधर करते हैं, महीने में आप खूब करिए, लेकिन 3 दिन आप मतलब 3 दिन नहीं आप कह सकते हैं कि आप 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, टोटल 1 हफ्ता मतलब आप 10 से आप 16 तारीख तक 10 से 16 तारीख आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हुई है तो इसके 10वें दिन से 16वें दिन मतलब 6 दिन आप छोड़ दीजिए। 10वें से इधर आप 5 दिन कर सकते हैं और 16 से आप 28 तारीख तक के बीच में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल मैथुन कर सकते हैं। आपको बेबी होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि आप सेफ टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल किए हैं। मतलब इसकी जानकारी भी आर्तव चक्र की भी जानकारी होनी चाहिए आपको, जैसे कि ये प्राकृतिक विधि हैं, आप इसकी जानकारी होते हुए भी आप जनसंख्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं दूसरा अवरोधक विधि में देख लेते हैं। अवरोधक विधि जिसे इंग्लिश में बैरियर क्या कहते हैं विधि कहते हैं दोस्तों। बैरियर में क्या होता है, बैरियर 2 प्रकार का होता है, एक होता है पुरुष में, एक होता है मादा में। तो महिला में तो पुरुष में पुरुष कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं, गर्भ निरोध जिसे कहते हैं। पुरुष कंडोम द्वारा आप वीर को जो होता है मैं तो उसमें मादा की ओर में पहुंचाने से आपको रोक सकते हैं गर्भ निरोध द्वारा। और गर्भ कंडोम से आप साथ साथ क्या कहते हैं सगर्भता से आप छुटकारा पाएंगे, साथ साथ आपको किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका कोशिका द्रव्य और जिससे आप कर रहे हैं मैथुन क्रिया उसका कोशिका द्रव्य मेल नहीं खाएगा। अगर उस महिला को मान लीजिए आपको क्या होगा, रोग हुआ है तो उसकी डिसीज मतलब बीमारी होगी आपके अंदर साइटोप्लाज्म के द्वारा नहीं आ पाएगी। ठीक दोस्तों, क्योंकि आप अपने क्या कहते हैं को आप ढके हुए हैं, इसलिए जो होता है यदि आप
एक से अधिक मतलब क्या कहते हैं क्या कहते हैं अपने मतलब दोस्तों के साथ अपने क्या कहते हैं करते हैं, या कि आप सेक्स मतलब लैंगिक संपर्क रखते हैं, तो आपको क्या कहते हैं कंडोम का उपयोग जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपको विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक दोस्तों, तो डायफ्राम पुरुषों में कंडोम उपयोग करते हैं, महिलाओं में भी कंडोम आता है, जो कि किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप लगा सकती है। महिलाओं में कंडोम आता है और क्या कहते हैं पुरुषों में भी कंडोम आता है। दोनों में से एक लोग लगा लीजिए, आपको सेफ रहेंगे। ठीक है, मैथुन क्रिया आप आराम से कर सकते हैं। साथ साथ अब दूसरा है, एक डायफ्राम टोपी होती है। डायफ्राम टोपी में क्या होता है, डायफ्राम टोपी में महिला जो होती है अपने डायफ्राम में जाकर क्या कहते हैं उस टोपी को लगा लेती है, जिससे जो होता है वीर जो होता है वह जो होता है क्या कहते हैं वहाँ तक एम्पुला तक नहीं पहुँच पाता, उसको वापस कर लेती है। डायफ्राम की गर्भाशय वो होती है, वापस कर देती है, इसलिए जो होता है निषेचन इसमें भी नहीं होता। लेकिन ये सेफ़ नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य अगर आप कंडोम नहीं लगाएंगे तो आपको साइटोप्लाज्म क्या होगा मेल खाएगा। अगर उस महिला को डिसीज होगी तो आपको भी डिसीज हो सकती है, इसलिए यह सेफ नहीं है। सेफ सबसे इसमें जो होता है आप कंडोम का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि सेफ भी। और साथ साथ कंडोम जो होता है दोस्तों, आपको मैथुन क्रिया का आनंद भी कंडोम से मिलेगा। इतना पतला होता है, एकदम सस्ता होता है, आजकल सरकार इसको मुफ्त दे रही है। ठीक दोस्तों, तो आप इसका उपयोग करिए, साथ साथ अपने देश को आगे बढ़ाइए, जनसंख्या को कंट्रोल करके आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाइए। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्या होता है दोस्तों, रासायनिक विधियों द्वारा कैसे हम गर्भ निरोध को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। रासायनिक विधियों में दवाएं कुछ होती हैं जो कि आप सगर्भता को समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप पिल्स माने दवा खाते हैं, दवा दो प्रकार की होती है, एक मालाडी है, एक सहेली है। सहेली मालाडी जो होता है, मालाडी दवा में होता क्या है दोस्तों, दवाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मालाडी जो दवा है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का एस्ट्रोजन हार्मोन्स करते क्या हैं, जो गर्भाशय है, गर्भाशय की इसको एकदम पतले कर देते, एकदम मतलब मोटे नहीं होने देते। साथ साथ जो होते हैं दोस्तों वे मेंस्ट्रुअल साइकिल की मतलब जो एक क्रम होती है उसके रास्ते उस क्रम को गड़बड़ा देते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब स्रावित होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनेंगे नहीं, फॉलिकाएँ बनेंगे नहीं। जब फॉलिकल बनेंगे नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन तो क्या होगा, क्या कहते हैं ओव्यूलेशन होगा नहीं, अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं, तो कहाँ से निषेचन हो पाएगा। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें मिश्रित होते हैं, और इसको खा लेंगे तो क्या होगा, आपके गर्भ मतलब क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल उनके जो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया उसको वो क्या कहते हैं बंद क्या कर देते हैं, उसकी बनती है धीरे धीरे बनती है, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। तथा यदि इसको आप खा लेते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसकी दीवार को पतली कर देता है। यदि मान लीजिए आपका अंडाणु बन कर यहाँ निषेचन होगा, जब यहाँ पर गर्भाशय के पास जब इम्प्लांटेशन अंतरोपण के लिए आएगा तो गर्भाशय इसको इनकार कर देता है और बाहर चलाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक दोस्तों, यही होता है मालाडी का कार्य। और सहेली होता है, या जो होता है आपको जो होता है दोस्तों डेली मतलब प्रतिदिन लेना पड़ता है। इस दवा को प्रतिदिन आपको लेना पड़ेगा, प्रतिदिन एक दवा। लेकिन आपको जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला है तो आप एक हफ्ते बंद कर दीजिए। जैसे आपको पता है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अब एक हफ्ता बचा है, तो एक हफ्ता जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक हफ्ता बचा आने वाला है, आप एक हफ्ता बंद कर दीजिए ताकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, आपके शारीरिक में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक दोस्तों, तो एक हफ्ता मतलब आप ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, एक हफ्ता महीना में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला है, जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आज हुआ, आज के बाद आपको 28 होना है, तो आपको जो होता है क्या कहते हैं 20 तारीख से बंद कर देना है। ठीक दोस्तों, फिर ब्लीडिंग होने लगेगा, ब्लीडिंग के समय से फिर ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, मालाडी दवा का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। साथ साथ सहेली दवा जो होता है सप्ताह में एक फेरा लिया जाता है, यह सप्ताहवाहिक होता है, यह सप्ताह में एक फेरा लिया जाता है, अब सप्ताह में एक बार लिया जाता है। यह क्या होता है, एंटी एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। या कार्य करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या कहते हैं रिड्यूस कर देता, कम कर देता है, जिससे कि क्या होता है और जो फॉलिकल बनती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। साथ साथ
क्या कहते हैं हार्मोन्स को भी रिड्यूस कर देती हैं, जिसके कारण जो होता है क्या कहते हैं अंडाणु जो होते हैं मोचित निकल रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिससे कि आप क्या कहते हैं गर्भाशय मतलब ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता, जिसका निषेचन होगा नहीं। तो इसलिए जो होता है दोस्तों सहेली दवा जो कि एंटी एस्ट्रोजन होता है बड़ा ही उपयोगी होता है, और साथ ही साथ गर्भाशय की दीवार को ये भी जो होता है एकदम पतली कर देती, ताकि अगर यहाँ पर आएगा अंडाशय तो ये जो होता है यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा एंटी एस्ट्रोजन। ठीक दोस्तों, साथ साथ जो होता है इसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जो समय है उसकी समय को जो होता है दोस्तों वह उसके समय को चेंज कर देता है। ठीक दोस्तों, स्पीड को कम कर देता है, उसके समय को ऐसे हेर फेर या सहेली एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसका मतलब कार्य होता है। इसीलिए जो होता है सहेली जो होता है एक अच्छी दवा जो कि सप्ताह में एक बार ली जाती है। ये भी तो डेली आपको खाना नहीं होगा। और पहली बात सहेली दवा अपने भारत की बनी हुई है, लखनऊ में जो होता है ड्रग इंस्टीट्यूट है वहाँ की बनी हुई सहेली दवा है, जो कि हमारे आपके पास से जो कि लखनऊ है यहीं से बनी हुई सहेली दवा का आविष्कार यही हुआ था। ठीक दोस्तों, यह हो गई। अब हम देख लेते हैं रासायनिक विधि में हमने दवा। दूसरी बात हमने अंतः गर्भाशय युक्त जो होती है एक IUD इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस होती है, इंट्रा यूट्रस डिवाइस होती है। इसको जो होता है अंतः गर्भाशय युक्त होती है। इसको जो होता है महिलाएं जो होती है अपने यौन के माध्यम से अपने गर्भाशय की युक्त गर्भाशय में जो होता है उसमें जाकर फिट करती हैं, अपने आप फिट कर सकती हैं। IUD जो होता है योनि मार्ग में हार्मोन जो होता है फिट करती हैं, उसमें जो होता है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित करता है तथा हार्मोन जो होता है जो स्पर्म जाता है उस स्पर्म को और स्पर्म की जो क्षमता होती थी वहाँ मोशन करके वहाँ जाने को उसकी क्षमता को कम कर देती है, नष्ट कर देती हैं तथा स्पर्म को वापस भेज देती हैं। ठीक दोस्तों, तो इससे भी जो होता है सगर्भता नहीं होती है। ठीक दोस्तों, तो अंतर गर्भाशय युक्त IUD में एग्जाम्पल कापट्टी होता है, कापट्टी आकार की होती है जो कि सर्विकल में ऐसे जो होता है जाकर फिट हो जाता, ऐसे फिट कर देते हैं जो कि यहाँ से स्पर्म जाएगा तो यहाँ से वापस कर देता है। ठीक दोस्तों, तो कापट्टी होता है मल्टी लोड 375, ये भी जो होता है इसी का एग्जाम्पल है अंतः गर्भाशय युक्त IUD की। ठीक दोस्तों, एक होता है LNG20 जो होता है या जो तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जानती होंगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होने के कारण जो होता है गर्भाशय में क्या कहते हैं फॉलिकल मतलब फॉलिकल निर्माण ही नहीं होगा, फॉलिकल निर्माण नहीं होगा, साथ साथ गर्भाशय के अंतर दीवार तैयार ही नहीं रहेगी निषेचन के लिए, तो क्या कहते हैं निषेचन होगा नहीं, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होगा। इसकी मात्रा इसमें LNG20 में अधिक रहती है ताकि क्या कहते हैं कि सगर्भता न हो पाए। ठीक दोस्तों, इसका कार्य होता है IUD की कापट्टी मल्टीलो 375 तथा LNG20 इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अंतरारोपी क्षण जैसे इम्प्लांटेट कहते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए आपको माचिस के आकार की संरचनाएं दिखाई देगी, यही है अंतरारोपी क्षण। इसमें हार्मोन स्रावित होता है जो कि इसकी स्पर्म की मोर्टालिटी जो कहती है उसको कम कर देती है। ठीक, जो कि हार्मोन्स और साथ ही साथ उसको वापस कर देती है और वहाँ पर गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने ही नहीं देती, निषेचन होता ही नहीं। ठीक दोस्तों, जिससे कि सगर्भता की संभावना बहुत कम होती है। ये तो अस्थायी विधियाँ, ये सभी अस्थायी विधियाँ हैं। ठीक दोस्तों, अस्थायी विधियाँ हैं जिससे कि हम सगर्भता को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कि आपको 80% जो होता है सगर्भता रोकी जाता है, 20% एक्सेप्शन होते हैं जो कि नहीं रुकते। उसके बाद हम अस्थायी विधियाँ पढ़ेंगे, परमानेंट विधियाँ पढ़ेंगे कि जो आप अगर उसको करवा लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं सगर्भता होने की पूरी संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे अस्थायी विधि परमानेंट विधियाँ क्या होती हैं। ठीक दोस्तों, लेते हैं अस्थायी विधियाँ क्या हैं। गर्भ निरोधक मतलब सगर्भता को समाप्त करने की क्या अस्थायी विधियाँ क्या हैं, हम क्या करा लें, मतलब कि गर्भवती होने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। आप मतलब आप खुल के मैथुन क्रिया कर सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एक क्रियाएँ अस्थायी रूप से करा लेते हैं। यह जो होता है यह
ऑपरेशन के द्वारा होता है, जो कि ऑपरेशन इसका नॉर्मली ऑपरेशन होता है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, बस आपको 1-2 टाँके लगेंगे और साथ साथ एकदम आराम से हो जाएंगे, आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली ऑपरेशन के द्वारा इसको कर दिया जाता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है, अस्थायी विधियाँ 2 होते हैं, एक वैसेक्टोमी होता है, एक ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है दोस्तों वो पुरुष में होता है, जो पुरुष नसबंदी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी जो महिलाओं में होता है, जिसे महिला नसबंदी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देख लेते हैं पुरुष में कौन से अंग काटे जाते हैं जो कि नसबंदी होता है। तो आप पढ़े होंगे, हमने इसके बाद हमने जनन पढ़ा है ना, मानव जन्म में हमने नर भाग के एकदम विस्तार से एकदम पढ़ा है। वृषण होता है, वृषण में मतलब 2 से 2.5 टेस्टिकुलर लोबेल पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबेल में शुक्र नलिकाएँ जो होती हैं 1 से 3 पाई जाती हैं। नलिकाएँ कुंडित होकर वृषण जालिका बनाती हैं। जालिका से फिर एक नलिकाएँ बाहर आती है जिसे शुक्रवाहिका, जिसे वासा डिफरेंसिया कहा जाता है। वासा डिफरेंसिया कुंडित होकर अधिवृषण बनाती है। अधिवृषण जो होता है से बाहर एक नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं, शुक्र नालिका, शुक्र वाहिनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वासा डिफरेंसिया कहते हैं, वासा डिफरेंसिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं, जिसे शुक्रवाहिनी, इसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है इसी शुक्र वाहिनी को जो होता है दोस्तों ऑपरेशन के द्वारा काट दिया जाता है, ताकि शुक्राणु इसे से जाता है, इसे से तो काट दिया जाता है ताकि शुक्राणु जो होता है न जा पाए। शुक्राणु जाता है यहाँ से, वहीं से वापस आ जाता है, वृषण में ही बनता रहता है। ठीक दोस्तों, तो यहीं से दोनों नलिकाओं को काट दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु जो होता है और वहाँ पहुँचेंगे नहीं पाए। लेकिन शुक्राणु नहीं जाएगा, लेकिन जो तो शुक्राणु के पास जो प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, बल्बो यूरेथ्रा में जो सेमेन मतलब वीर का जो भाग बनाते हैं लचीला पदार्थ, वो निकलेंगे, वो आपको मैथुन क्रिया के दौरान वो निकलेंगे। लेकिन आप उसमें डर जाइएगा मत, उसमें शुक्राणु नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्राणु जो होता है यहाँ से कट लिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको यहाँ से निकलेगा जरूर, लेकिन ये जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि रहेगा और बल्बो यूरेथ्रा जो हार्मोन स्रावित करती है, वही हार्मोन द्वारा जो लचीला पदार्थ होता है, क्षारीय द्रव होता है, वही आपको यहाँ पर सेक्रेट मिलेगा। आपको वहाँ पर शुक्राणु नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु कैसे निकलेंगे, शुक्राणु को यहाँ बांध दिया गया है। शुक्राणु अंदर कैद में जेल में बंद है, वो नहीं निकल सकता। या अस्थायी विधियाँ हैं। ठीक दोस्तों, ये क्या कहते हैं, पुरुषों में नसबंदी ऐसी होती है। ऐसे द्वारा आप यदि आप नर में करा लेते हैं, आप अगर पुरुष मतलब अगर पुरुष करा लेता है, महिला के कराने की जरूरत नहीं, दोनों में से एक लोग करा लीजिए, आप निसंदेह मजा लीजिए अपने मतलब मैथुन क्रिया का। ठीक दोस्तों, ऐसी क्रियाएं होती रहती है। इसके दौरान आपको आपके मतलब पुरुषों में आपकी मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पुरुषार्थ में आपके पुरुष के हर एक लक्षण, हर एक उतनी शक्ति ही रहेगी। सिर्फ आपको सिर्फ क्या कहते हैं, जनसंख्या कंट्रोल के लिए आप कह रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स की आपकी नली थोड़ा काटेगी। हार्मोन्स तो यहीं रहेगा। हार्मोन जो होता है शुक्र, आपको पता होगा हार्मोन जो होते हैं रिलीज होते हैं नलिकाओं में, यही हार्मोन्स इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, यहाँ पे नलिकाएँ होती है, नलिकाओं के द्वारा हार्मोन्स होता है कोशिकाओं में जाएगा ना, तो हार्मोन तो अपना सब काम करेगा। आपको इतनी उत्तेजना होगी, सब चीज़ आपको वही होगा। सिर्फ आपको यही एक कहें, आपका वीर उसके साथ नहीं निकलेगा, इसके बाकी आपके साथ पुरुष की सारी आपकी क्रियाएँ वैसे ही रहेंगे जैसे आप अभी हैं। ऑपरेशन करने के बाद भी रहेंगे, सिर्फ एक क्रिया नहीं होगी, सिर्फ मतलब क्रिया होगी, वो क्रियाएँ भी होगी, सिर्फ शुक्राणु नहीं आ पाएगा, बाकी सब क्रियाएँ आप मजा लेंगे। ठीक दोस्तों, यही क्रिया होती है पुरुषों में नसबंदी। अब हम देख लेते हैं मादाओं में नसबंदी कैसे होता है। महिलाओं जो होता है, एक होता है ओवरी, एक होता है मादा जनन तंत्र, हमने पढ़ा अगले भाग में। आपको ना पता हो तो झल्ले होता है, अंडाशय होता है, इन्फंडिबुलम होता है, इम्पुला होता है, स्तमस होता है, फैलोपियन इससे पूरे को फैलोपियन अंडवाहिनी भी कहते हैं। एक गर्भाशय होता है, गर्भाशय की 3 परत होती है, पेरीमेट्रिक, मेयोमेट्रिक और एंडोमेट्रिक होता है, सर्विकल होता है, ग्रीवा जिसे योनि कहा जाता है, वेजाइना है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक दोस्तों, तो होता क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी जो होता है उसको उसी को काट लिया जाता है, ऐसे काट दिया गया, उसको बांध दिया जाता है। जब यहाँ से अंडाणु यहाँ से निकल जहाँ पकड़ जाएगा, तो यहाँ अंडाणु जो होता है वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाहर ही कर दिया जाता है। ठीक है,
काट दिया जाता है। और साथ ही साथ यदि स्पर्म यहाँ से आएगा, स्पर्म भी यहीं रह जाएगा और यहाँ इधर ये इंतजार कर रहा है, इधर तो मिल ही नहीं पाएगा, निषेचन होगा नहीं, निषेचन नहीं होगा तो सगर्भता होने की संभावना खत्म हो जाएगी। यही अस्थायी विधि है। ठीक दोस्तों, यह आपको कराने के बाद आप बार बार नहीं करानी पड़ेगी। मान लीजिए आपको ऐसे काट दिया जाएगा, ऐसे काटने के बाद ऐसे ऐसे दोनों को इधर से इधर बांध दिया जाएगा, इसको इधर से बांध दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये बंद हो जाएंगे दोनों तो कहाँ हो जाएगा, इधर को इधर यहाँ ये रोक लेगा, इधर स्पर्म को यहाँ पर ये रोक लेगा, स्पर्म को, स्पर्म ऐसे ऐसे मान लीजिए स्पर्म आता भी है तो स्पर्म को ये रोक लेगा, स्पर्म बेचारा चला आएगा, निषेचन होगा नहीं। ठीक दोस्तों, तो ऐसे क्रियाएं होती है। ये ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में नसबंदी होता है, पुरुषों में नसबंदी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेंस्ट्रुअल आप ये भी आपको क्वेश्चन आपको मन में उठता होगा, क्या नसबंदी होने के बाद क्या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र होता है? यस होता है, क्योंकि हमने सिर्फ अंडाणु को रोका, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा रोका। मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडाणु से थोड़ा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होता है। तो हार्मोन्स होता है, रिलीज होगा, हार्मोन्स रिलीज होगा और इसकी एंडोमेट्रियम कटेगी और क्या कहते हैं आर्तव चक्र होगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अंडाणु ही तो नहीं मिल पा रहा है। ठीक दोस्तों, आर्तव जो उसमें ब्लीडिंग उस पर अंडाणु अकेले नहीं बाहर आएगा, बाकी ब्लीडिंग के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी महिलाओं में। आप इसका आप अगर आपको क्या कहते हैं ऑपरेशन करा लेते हैं तो फिर भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ठीक दोस्तों, हमने आज क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम अगला भाग पढ़ेंगे, चिकित्सीय सगर्भता समापन। ठीक दोस्तों, हमने इस पार्ट में हमने क्या क्या हमने पढ़ा, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, उसके बाद जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, जनसंख्या विस्फोट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, गर्भ निरोधक द्वारा, गर्भ निरोधक में अस्थायी है, जैसे क्या कहते हैं टेम्पोरेरी कहते हैं, उसके बाद परमानेंट अस्थाई में क्या क्या होते हैं, ये सब अध्ययन हमने कर लिया है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमको पढ़ना चिकित्सीय सगर्भता समापन, उसके बाद हम संचारित रोग के बारे में पढ़कर हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। चलो हम अब इसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के द्वारा जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जैविक विधि है और यांत्रिक विधियों द्वारा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अगले भाग में पढ़ चुके हैं, पहले भाग में। अब इस अध्याय में हमको पढ़ना है कि मेडिकल के द्वारा, चिकित्सीय सहायता द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने उसमें पढ़ा था कि वैक्सोक्टोमी और क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कैसे होता है, नसबंदी महिलाओं में कैसे होता है और पुरुषों में कैसे होता है, उसके बारे में भी हमने अगले भाग में विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चिकित्सीय समापन, एक छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में, कि इस भाग में पढ़ेंगे चिकित्सीय सगर्भता समापन, मतलब चिकित्सा रूप से सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, मतलब इसको या कब होता है, या तभी होता है अनचाहे, मतलब कोई नहीं चाहता कि उसके पेट में बेबी आ जाता है, हो जाता है, तो उसको अगर उसको हटाना चाहती है तो उसको कैसे हटवाए। ठीक दोस्तों, और हमारे भारत में तो बहुत सारे मतलब कुरीतियाँ भी हैं कि आप चेक कराइए, अगर आपके क्या कहते हैं लड़की होती है तो भी गिरवा दीजिए बच्चों को, ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। तो इसी के द्वारा चिकित्सीय सगर्भता समापन के द्वारा यह सब क्रिया होती थी। तो कुछ समय बाद सरकार जो होती है 1971 में सरकार इस जांच को बैन लगा दिया, बंद करा दिया, अब यह जांच नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है चिकित्सीय सगर्भता क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ना हमको जरूरी है। ठीक दोस्तों, तो चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है, तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, मतलब कोई किसी के गर्भ हुआ है तो उस पूरा काल मतलब 9 महीने होने से पहले, मतलब 3 माह के पहले, 3 माह 12 वीक या 3 माह के पहले यह क्रिया समापन किसको अगर पहले होता है तो आप बच्चों को डॉक्टर की सलाह लेकर आप उसको हटवा दीजिए, तो आपको आसानी होगी, नहीं तो फिर खतरा हो सकता, उसके बाद खतरा होता है बच्चों को हटाने में। ठीक दोस्तों, तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ, मतलब इच्छा न हो उस गर्भ की आपको, तो अनचाहे गर्भ को स्वैच्छिक मतलब इच्छा अनुसार
समापन की प्रक्रिया जो होती है चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन, इच्छा अनुसार अगर आपको उसकी आप उसको नहीं चाहते हैं तो आप गिरवा सकते हैं। यह क्रिया चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। लेकिन क्या होता है कि यह क्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया 12 वीक मतलब एक महीने में 3 वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, तो 3 महीने 4×3 = 12, तो 12 वीक या 3 महीने के 3 माह के अंदर आप यह क्रिया जो होते हैं आसानी पूर्वक हो जाती है। उसके बाद दोनों बच्चा और माता को दोनों को जान की खतरा होती है, इसलिए यह 3 महीने के अंदर आसानी पूर्वक हो यह क्रिया हो सकती थी पहले, अब नहीं, अब तो यह बैन हो चुकी है। ठीक दोस्तों, तो इसमें होता क्या था, डॉक्टर जो होता था इस क्रिया में डॉक्टर जो होता है उसको एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का डोज देता है। एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का डोज देता है। तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है, गर्भाशय की जो जिससे वह युग्मनज उसका भ्रूण जो होता है जाकर गर्भाशय की दीवार से चपका रहता है, उस गर्भाशय की दीवार को छेड़ कर देता है, नष्ट कर देता है। तो बेबी जो होता है कट के मतलब जब उसके सहारा ही नहीं रहेगा, जिससे ज्वाइंट वो वही कट के जाएगा तो वो सब बाहर चला आता है निखर के। ठीक दोस्तों, तो यही क्रिया यही जो होता है, यही डोज दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा इस क्रिया में। लेकिन सरकार जो होती है इस क्रिया को बंद करा दिया गया है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा जो होता है गर्भ मतलब स्त्रियों का जो होता है गर्भपात समापन कराया जाता था, स्त्रियों का अधिक कराया जाता था, जिससे कि सरकार को क्या हुआ, संसार में खतरा उम्मीद हुआ। खतरा यह हुआ कि क्या कहते हैं, लड़कियों की जनसंख्या कम होती गई, लड़कों की जनसंख्या बढ़ती गई, जिससे लिंगानुपात में अंतर आया। साथ ही साथ क्या हुआ कि हत्याएं बढ़ती गई, धीरे धीरे हत्याएं बढ़ती गई, साथ साथ मतभेद होने लगा लिंग अनुपात में। तो ऐसे कारणवश जो होता है यह क्रिया सरकार ने बैन लगा दिया। यह कब लगाया, ऐसा आता है सन 1971 में इस जांच को कानूनी तरीके से रोक दिया गया है। 1971 में सन कानून द्वारा पास किया गया बाकायदे, और इसको जो होता है 1971 में सन, आपको याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि 1971 में इस जांच को कानूनी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि इस जांच से मादा भ्रूण हत्या बढ़ गया था। स्त्री पुरुष लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आता था, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया। इसको संसद द्वारा पारित कराकर बाकायदे इस नियम को लागू कर दिया गया है। अब अनुपात या जो चिकित्सीय सगर्भता समापन है, यह जो होता है रोक दिया गया है। लेकिन अब भी कुछ केस में चलता है, जैसे कि मतलब बलात्कार हो गया किसी लड़की का, ठीक है, तो ये ऐसे केसों में यह प्रक्रिया जो होती है चलाई जाती है, लेकिन उसमें सरकार के मतलब शर्तों के अनुसार यह केस डॉक्टर करते हैं। उसमें बहुत मतलब प्रोसेस होता है, प्रोसेस गुजरना पड़ता है, आपको वैसे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ताकि ये क्रियाएं ना हो, क्योंकि ये सरकार के द्वारा एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन में क्या होता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन में यदि किसी में सगर्भता बच्चा आ गया है तो उसको मतलब इच्छा अनुसार गिरवाने की प्रक्रिया से होता है सगर्भता समापन कहलाता है। और इसमें डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से इंजेक्ट करता है उसके गर्भाशय में। एंटी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है, उसके गर्भाशय की दीवार को नष्ट कर देता है, साथ साथ गर्भ नष्ट होकर बेबी भी बाहर आ जाता है। यही क्रिया इसमें होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, 1971 में इसको सरकार द्वारा पारित कराकर इस जांच को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस जांच के द्वारा क्या होता है, कोई एम्नियोटेंसिस जो होता है, एम्नियोटेंसिस के द्वारा वह जांच कराते हैं कि उनके पास एम्नियोटेंसिस द्रव होता है, अभी हम पढ़ा देंगे आपको, तो उस टॉपिक थोड़ा था। एम्नियोटेंसिस गुहा होता है, एम्नियोटेंसिस में एम्नियोटेंसिस द्रव पाया जाता है, लिक्विड। तो सुई के द्वारा उस द्रव को निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं स्लाइड में रखा जाता है, उस पर देखा जाता है, तो उसमें गुणसूत्र जो होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्रों के द्वारा जो होता है उसमें पता चलता है बेबी है कि लड़की है, गर्ल्स है, बॉय है।
क्योंकि उसमें जो होता है उसमें जेनेटिक डिसीज को चेक करने के लिए एम्नियोटेंसिस किया जाता था। एम्नियोटेंसिस क्योंकि उसके पास जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब जेनेटिक बीमारियां तो नहीं हैं, तो उसके लिए चेक करा जाता था। तो उसमें गुड़शुद्ध भी दिखाई देता था। तो वहाँ पर बता दिया जाता था आपको लड़की है लड़का है। तो अगर उनको पता चल जाता था कि लड़की है तो आकर यह क्रिया चिकित्सा करता वहाँ पर करवा लेते थे। इसलिए जो होता है एम्नियोटेंसिस वो भी और ए भी दोनों बैन हो गया है यूपी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बंधता क्या होती है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो बंधता क्या होता है, किसी कारणवश सगर्भता न होना बंधता कहलाता है। किसी कारणवश जो होता है सगर्भता समाप्त हो जाना, गर्भपात न होना जो होता है किसी भी कारणवश वह बंधता इनफर्टिलिटी कहलाती है। कारण क्या है, कारण है अपरिपक्व नर, अमेच्योर नर हो, मतलब नर की उम्र न हो, नर 18 साल 15 साल से कम उम्र का हो, उसकी शादी करा दीजिए। इस स्थिति में भी जो होते हैं बंधता होती है, क्योंकि उसका वीर्य जो होता है मैच्योर नहीं होता है। तो अब वहाँ पर स्पर्म निर्माण नहीं होता है, तो जिससे शुक्राणु न बनने के कारण वहाँ पर भी सगर्भता नहीं हो, गर्भपात नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होता है अल्पसंख्यक स्पर्म निर्माण। उनमें दूसरा कारण है कि मेल में जो होता है, नर में जो होता है उसमें स्पर्म का निर्माण जो होता है कम संख्या में होता हो, वह जो होता है फ्लैटिंग करके वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुँच पाता हो, तो जिससे उसमें फर्टिलाइजेशन ना होता हो। तो ये भी क्रियाएं, ये भी कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण कि आप ये तो मेल में कारण, नर में हो सकते हैं कारण, जिससे कारण बंधता होता हो। दूसरा कारण है मादा में। तो मादा में क्या होता है, मादा में फैलोपियन नलिका का आकार में विकृत हो जाती है। फैलोपियन नलिका मान लीजिए ऐसे 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 है, तो उसके जो ऐसे यहाँ फैलोपियन नलिका होती है तो ऐसे सिकुड़ जाती है, तो यहाँ से स्पर्म न यहाँ से गुजर पाता हो, तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि मादा में भी बंधता आ जाती है। ठीक दोस्तों, दूसरा अंडोत्सर्ग में विकृत, उसके अंडाशय के आकार में विकृत हो जाते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग होने में समस्या होती है, विकृत हो गई हो तो उसके अंडोत्सर्ग होने में समस्या आती हो, प्रॉब्लम आती हो, जिसके कारण अंडाशय नहीं निकल पाता हो, तब भी उसे बंधता होगी। तो इसलिए जो होता है दोस्तों बंधता के दो कारण हो सकते हैं, परिपक्व नर में, मादा में ए। ठीक दोस्तों, तो इसे बंधता कहते हैं। तो अब बंधता के बाद आता है समझ, अब एक टॉपिक आती है कि मान लीजिए बंधता से चिकित्सक द्वारा इसका समस्या इस समस्या का सलूशन क्या है, इससे कैसे लोग बचें। तो इससे बचने के लिए मान लीजिए कोई बंधता है, कोई किसी मतलब गर्भपात नहीं हो रहा है और उन बच्चे चाहते हैं बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए चिकित्सा के द्वारा कुछ प्रावधान है जिससे आपको सगर्भता हो सकता है। कौन सा होता है, तो उसके लिए है क्या कहते हैं सगर्भता में सहायक तकनीक, मतलब कुछ टेक्निक के द्वारा आप जो होते हैं वैज्ञानिक डॉक्टरों की सहायता से आप जो होते हैं सगर्भता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो सगर्भता में सहायक तकनीक द्वारा मतलब इन विट्रो मतलब विट्रो में प्रयोगशाला द्वारा, विट्रो मतलब प्रयोगशाला द्वारा, मतलब मान लीजिए किसी के इनफर्टिलिटी है, बंधता है, तो उसमें क्या होता है इन विट्रो में मान लीजिए कि माता के अंडाशय से ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो सुई के द्वारा उसके अंडाशय को निकाल कर और आप मान लीजिए कि इसका अल्पसंख्यक स्पर्म हो रहा है, उतना स्पर्म निर्माण नहीं हो रहा है, तो सुई के द्वारा स्पर्म को दोनों को प्रयोगशाला द्वारा मेल के फीमेल को अंडाशय और स्पर्म दोनों को मिला दिए, निषेचित करा दिए, निषेचित हो गया। तो निषेचित होने के बाद युग्मनज बन गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। तो युग्मनज का निर्माण हो गया, उसके बाद सुई के द्वारा जो होता है, अब युग्मनज बनने के बाद यही क्रिया जो होती है इन विट्रो प्रयोगशाला में होती है, इसे इन विट्रो भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहा जाता है, इसी के द्वारा प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है कौन हुए थे, अभी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किसका जन्म हुआ था इस विधि द्वारा। ठीक दोस्तों, तो मेल फीमेल का जाइगोट का निर्माण हुआ, उसके बाद इन विट्रो में यह सब प्रक्रिया होती है, इन विट्रो में प्रयोगशाला में हो रहा है। उसके बाद
अब इसको जो होता है उस फीमेल उस मादा की जो होता है गर्भाशय में जो होता है डायरेक्ट जो होता है इंजेक्शन के द्वारा जो होता है छोड़ उसमें जाकर उसको इस जायगोट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। तो यह अंदर करने की प्रक्रिया जो होती है किस विधि द्वारा होती है, मतलब जायगोट किन किन स्थितियों में होता है, 1 सेल में होता है, 8 सेल में होता है, 5 सेल में होता है, किन स्थितियों में उसको किया जा सकता है। इसके आधार पर फैलोपियन ट्यूब में करें, सीधा गर्भाशय में यूट्रस में जाकर अरेंजमेंट करें। यह क्रिया कैसे हो इसके लिए यह जो होता है 5 स्टेप बांटा गया है, 5 स्टेप बांटा गया। पहला है जिप्ट, दूसरा को IUT, तीसरा है IUI, तीसरा है, चौथा है ICSI, पांचवा है गिफ्ट। ठीक दोस्तों, तो इतने इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि इसके द्वारा मतलब जायगोट जो बना है इसको इन्हीं विधियों द्वारा कैसे माता के गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में कैसे हम उसके अंदर डालें, इन विधियों द्वारा हम उसको डाल सकते हैं। इसके बारे में जस्ट अभी अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट दिए, इसके बाद हम इन सब के बारे में इसे जो होता है दोस्तों, इसे इन विट्रो को जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, पाते हैं निषेचन भी इसे कहते हैं। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो जो होता है विश्व में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है कौन थी, जो प्रथम सबसे पहले विश्व में टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा पैदा की गई थी, तो वह जो होता है इंग्लैंड में जो दोस्तों जो होता है 1978 में इंग्लैंड में जो होता है दोस्तों, इंग्लैंड में 1978 में जो होता है दोस्तों लुइस जॉन ब्राउन नामक एक जो होता है लड़की का जन्म जो होता है हुआ था, जो होता है अभी भी वो जीवित है। ठीक दोस्तों, तो लुइस जॉन ब्राउन जो होता है प्रथम विश्व की टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा पैदा हुई लड़की है। ठीक दोस्तों, और भारत में जो होता है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा उत्पन्न लड़की का नाम जो होता है दोस्तों हर्षा टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा प्रथम भारत की हुई थी। हर्षा उनका नाम, जो कि मुंबई में पैदा हुए थे। ये जो होता है दोस्तों ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे जुलाई में। ठीक दोस्तों, ये हो गया। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो मतलब ये तो हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा बच्चे मतलब जो जायगोट हुआ बना था इन विट्रो द्वारा। इन विट्रो हम जो होता है जिसके मतलब नहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें कैसे बच्चे मेडिकल मतलब मेडिकल टेक्निकल के द्वारा जो होता है मेडिकल डॉक्टर के सहयोग के द्वारा कैसे वह बच्चा उनके गर्भपात मतलब बच्चा पैदा हो वह कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मेल और फीमेल नर मादक मान लीजिए फीमेल के फॉर्मेशन उनमें से स्पर्म और उसमें का क्या कहते हैं वो अंडा से दोनों निकाल कर टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन बाहर परख नली में करते हैं। उसके बाद जो होता है जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट को जो होता है दोस्तों वह कैसे जो होता है उसमें मादा के गर्भाशय में डालते हैं, ताकि मादा गर्भाशय में ही जो होता है बच्चा जो होता है मादा के गर्भाशय में ही विकसित होता है, उसका विकास होता है। वो उसी तरह जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह वह भी बच्चा पैदा होगा। ठीक, फिर सिर्फ निषेचन मतलब नहीं हो पाता ना किसी कारण, मान लीजिए किसी का स्पर्म जो होता है कम प्रोड्यूस होता हो, दूसरी बात किसी का फैलोपियन ट्यूब जो होता है सक्रिय हो वहाँ पर स्पर्म उससे न गुजर पाता हो, तीसरी मतलब कि किसी का ओवुलेशन अंडा से बनता हो लेकिन ओवुलेशन होने में उसके आकार में कोई दिक्कत हो जाती है, ओवुलेशन न हो पाता हो। तो ऐसे ऐसे विभिन्न कारण होते हैं जिसमें निषेचन नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें जो होता है गर्भाशय बड़ी अच्छा होता है तो गर्भाशय में सीधा इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जो होता है दोस्तों वह सामान्य लड़की की तरह वह भी बच्चा उसी तरह देगी। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं किन किन विधियों द्वारा जो होता है हम उसको जो होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करना चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इन विधियों द्वारा जो क्या होता है, पहला विधि क्या होता है जिप्ट, दूसरा क्या है IUT, तीसरा क्या है IUI, चौथा क्या है ICSI, पांचवा क्या है GIFT गिफ्ट। ठीक दोस्तों, तो हम एक एक करके अध्ययन करने चल रहे हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों जिप्ट का फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। तो मतलब जो जायगोट बना नर मादा की उसको उसमें से स्पर्म को उसमें अंडा से मिलाकर जो टेस्ट ट्यूब बेबी में जायगोट बना उसको जायगोट को इंट्रा माने अंदर, फैलोपियन माने
फैलोपियन ट्यूब में, ठीक दोस्तों, ट्रांसफर में ट्रांसफर कर देना। तो जिप्ट मतलब जायगोट को, जो जायगोट है उसको फैलोपियन ट्यूब में ही जो होता है जनन नलिका में ही जो होकर उसमें मतलब इंजेक्ट करना, उसमें जाकर सुई के द्वारा डालना, अंदर डाल देना, यही क्रिया जो होता है जिप्ट कहलाती है। तो यह कितने जायगोट किन सेल में जो होता है, जायगोट जब जायगोट 8 सेल से कम हो, जब जायगोट जो होता है 8 सेल से कम हो, तब जो होता है इसे फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं आईयूटी क्या होता है। आईयूटी दोस्तों क्या होता है, आई माने इंट्रा, यू माने यूटेराइन, टी माने ट्रांसफर। अब फैलोपियन ट्यूब में मान लीजिए किसी का ना हो तो उस गर्भाशय में, तो उसको डायरेक्ट गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में ना डालकर सीधा गर्भाशय में जो होता है उसे इंजेक्ट करना जो होता है आईयूटी कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। सीधा उससे गर्भाशय में डाल दीजिए, फैलोपियन ट्यूब में न डालिए। तो यह क्रिया जो होता है 8 जायगोट जब 8 से अधिक स्टेज में हो जाता है तो इसे डायरेक्ट जो होता है गर्भाशय में ही उसकी दीवार में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है आईयूआई क्या होता है। तो आईयूआई अभी तक तो मान लीजिए ये हो गया, मतलब जिसमें सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए अब ऐसा होगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी के मतलब किसी नर, मान लीजिए नर का जो होता है, मान लीजिए नर जो होता है आईयूआई क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है मान लीजिए किसी के नर जो होता है, नर में स्पर्म का निर्माण ना हुआ होता है, किसी मतलब कोई नर मादा है तो स्पर्म उसका ना प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो उसमें उसके स्पर्म उतनी ताकत नहीं कि वह जाकर फैलोपियन ट्यूब अंडाशय में फर्टिलाइज कर सके उसको। तो क्या होता है किसी दूसरे का उसको किसी दोस्त किसी को उसके स्पर्म को मांग लिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी भी स्पर्म को अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, किसी के ले लीजिए स्पर्म। तो स्पर्म जो होता है उसको स्पर्म लेकर डॉक्टर जो होता है सुई के जरिए आपके क्या होता है यूटेराइन में, मतलब गर्भाशय में जो होता है वह इंजेक्ट कर देगा। इंसीमिनेशन मतलब वीर सेचन, वीर को वहाँ पर डाल देगा तो वीर जो होता है स्पर्म के डायरेक्ट गर्भाशय में जाकर इंजेक्ट कर जाएगा और जो होता है उसी तरह वह जाकर अंडाशय को क्या करते हैं, अंडाशय से मिलकर फर्टिलाइज युग्मनज होगा, फिर समान प्रक्रिया होगी। ठीक दोस्तों, तो ऐसा क्रिया जो होता है मतलब किसी नर में यदि इंसिमिलेशन ना हो तो वीर का निर्माण ना होता हो तो दूसरे से मांग कर डॉक्टर की सहायता से वह बच्चा जो होता है अपने पत्नी के जरिए बच्चा वह प्राप्त कर सकता है अगर वह इच्छुक है तो। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है चौथा क्या दोस्तों, ECSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो होता है स्पर्म इंजेक्शन, मतलब सीधा जो होता है स्पर्म गर्भाशय में न डालकर सीधा उसके अंडाशय में ही डाल देना जो होता है ICS इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसिमिनेशन कहलाता है। ठीक दोस्तों, इंसिमिनेशन कहलाता, इंजेक्शन है इंसिमिनेशन कहलाता है। ठीक, तो इसमें स्पर्म को डायरेक्ट अंडाशय में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है, अब यह क्रिया जो होती है दोस्तों, मान लीजिए यह क्रिया उसमें होती है जैसे किसी के स्पर्म जो होता है वो मतलब वो किसी मादा का अंडाशय जो होता है उसका ओव्यूलेशन ना हो पाता हो सीधा तो क्या होता है ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन होता हो किसी कारणवश उसमें अंडाशय नहीं निखर पाता हो तो उसमें डायरेक्ट इसीलिए स्पर्म को प्रवेश कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के आकार में दिक्कत हो तो अंडाशय तक ना पहुंच पाता हो स्पर्म, तो इसीलिए डायरेक्ट जो होता है वहीं पर प्रवेश करा दिया जाता है। यह विधि इसमें काम आती है। अब जो होता है आखिरी जो होता है गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है दोस्तों, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, गैमीट को जो होता है डायरेक्ट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना जो होता है गिफ्ट कहलाता है। यह क्रिया तब होती है जब किसी मादा में ओव्यूलेशन ना होता हो, ओव्यूलेशन मतलब उसमें अंडाशय निर्माण ना होता हो, तो वह जो होता है किसी अपने सहेली के या किसी अन्य दोस्तों के साथ डॉक्टर के पास ले जाए, उसकी मदद ले ले, तो किसी उस लड़की जो होता है ओव्यूलेशन डॉक्टर सुई के द्वारा उसके इंजेक्शन के द्वारा उसके अंडाशय को निकाल लेगा और निकालने के बाद क्या होता है वह बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन करेगा उसके स्पर्म से उसके पति के, और दोनों को मिलाकर वह जो होता है जो चाहती है उसकी पत्नी को इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो अच्छे वह गर्भाशय उसे अपने पति का फिर
जो क्योंकि वह उसका गर्भाशय था, सिर्फ उसमें अंडाशय नहीं निकल पाता था, तो वह जो होता है फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा उसके गैमीट को, तो वह पूर्ण गर्भाशय जो का सम्मान की तरह बच्चा पैदा होगा। ठीक दोस्तों, तो यही क्रिया कहलाती है गिफ्ट। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि सेक्सुअल मतलब इसके द्वारा जो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसीज क्या क्या होती हैं। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, मतलब यौन संबंध करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हम इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो यौन संचारित रोग को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, कि सेक्स के माध्यम से ट्रांसमिट होने वाला डिसीज़ वाला रोग कौन सा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह रोग तब फैलता है दोस्तों जब आप या एक से अधिक सेक्स पार्टनर रखने पर, यदि आप एक से अधिक सेक्स पार्टनर आप रखते हैं, एक से अधिक पार्टनर रखते हैं सेक्स पार्टनर, तो जो होता है यह रोग होता है, क्योंकि वह किन किन अन्य लोगों से मतलब यौन संबंध रिलेशनशिप में होगी, और वही आप भी उनसे जाकर रिलेशनशिप में होंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को उसके पास बीमारी होगी, तो उसके माध्यम से जब आप उसके पास जाएंगे तो उसको भी हो जाएगी, आपको भी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म मतलब एक्सचेंज होने से। तो इस वजह से जो दोस्तों यह होता है कि आप सेक्स पार्टनर खाली एक ही रखिए, आप एक से अधिक सेक्स पार्टनर मत रखिए, क्योंकि जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने की बहुत संभावना होती है। ठीक दोस्तों, तो यह जो होता है मैक्सिमम जो होता है 15 से 24 वर्ष वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है। इन लोगों मतलब ये लोग भटकते रहते हैं ना, इनका ग्राफ हाई लो होता रहता है, इसलिए जो होता है दोस्तों इस उम्र वाले बच्चों में अधिक पाया जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, हम देख लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को, यौन संचारित रोग को हम बांट लें 3 लोगों में कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से फैलता है, वायरस के द्वारा कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैलता है, और प्रोटोजोआ के रूप से कौन कौन से फैलता है। हम इसको 3 भागों में बांट लिए। तो इसके पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा सबसे पहले गोनेरिया जो होता है दोस्तों, नाइसेरिया गोनीरियाई नामक बैक्टीरिया से जो होता है गोनोरिया डिसीज होता है, बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, यौन मेल के जो होता है दोस्तों जो होता है उसमें जलन जैसे संभावना होती है। सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनेनम पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। क्लेमेडियल जो होता है क्लेमाइडोमोनास नामक बैक्टीरिया से यह डिसीज होती है। अब हम देख लेते हैं वायरस में जो होता है दोस्तों एड्स जो होता है, एड्स जो होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, या एड्स जो होता है वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। कौन सा वायरस, या एचआईवी वायरस द्वारा एड्स रोग होता है। उसके बाद जो होता है हेपेटाइटिस बी जो होता है, यह जो होता है भी वायरस के द्वारा होता है। और जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा खाली एक रोग होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोन सत्ता जो होता है रोग जो होता है प्रोटोजोवन द्वारा होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैलाते हैं ये रोग। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन, आप इसका नाम ऐसे पढ़ लीजिए। इसके बारे में आप जो होता है रोग जब आपके चैप्टर आपके सिलेबस में है जो होता है कि हर एक रोग के बारे में आप डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। आप इसका नाम ऐसे याद कर लीजिए क्रम से कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा, वायरस के द्वारा कौन सा था, प्रोटोजोन के रूप में कौन सा रोग फैलते हैं, इसके आप नाम याद रखिए। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। आप इसका भी नाम, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। और ये एड्स जो होता है किन वायरस के द्वारा होता है, तो यह एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स रोग होता है। ठीक दोस्तों, इस तरह हमने आज आपका जनन स्वास्थ्य जो होता है पूरी तरह हमने ख़त्म कर लिया। ठीक दोस्तों, एक 1 शॉर्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिया। अब हम अगला चैप्टर भी 1 शॉर्ट वीडियो ही लाएंगे। ठीक दोस्तों, आप देखते रहिए, आपका प्यारा